व्यवहारिक थी। व्यवहारिक कैसे थी कि ये पॉसिबल ही नहीं था कि भारत अंग्रेजों से एकदम से मुक्त हो जाए, या जिन शर्तों पर भारत स्वतंत्र होना चाहता है उन शर्तों पर भारत का स्वतंत्र होना उन परिस्थितियों में आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने व्यवहारिक कैसे कहते हैं हम, आदर्शवाद और यथार्थवाद में समन्वय था। उनकी जो नीति थी वो किस पर आधारित थी, आदर्शवाद और यथार्थवाद पर। और वो कैसे, उनका मानना था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हम सरकार प्राप्त कर सकते हैं वो ही पॉसिबल है, कहीं भी स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है। यानी गोखले के स्वशासन संबंधी जो विचार हैं उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन व्यवस्था स्थापित करना था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन व्यवस्था स्थापित करना था, या शासन व्यवस्था पर नियंत्रण प्राप्त करना था। ठीक है, यानी पूर्णतः मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं मिस्टर गोखले। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन किन मामलों में, स्थानीय स्वशासन या भारत का जो आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भारत का नियंत्रण होना चाहिए। पूरी तरह से वो अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की बात नहीं करते हैं, जो कि उस समय पॉसिबल भी नहीं थी, संभव भी नहीं थी, और ऐसी मांग करना भी उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी इस मांग को वहाँ पर नहीं मांगा। उनके अनुसार स्वतंत्रता और समानता का जो लक्ष्य है, उस स्वतंत्रता और समानता का मूल लक्ष्य भी यही था कि भारत को संप्रभुता प्रदान की जाए। लेकिन वो संप्रभुता किन मामलों में प्रदान की जाए, कि वह अपने प्रशासनिक कार्यों का संचालन स्वयं कर सकते। संप्रभुता हमने पढ़ी भी है, हमें पता भी होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव के अपना कार्य कर सकें, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, उसे कहते हैं संप्रभुता। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का मतलब हो गया आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो ऐसा गोखले ने स्वशासन के अंतर्गत नहीं मांगा है। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का जो मूल तत्व माना है वो माना है ऐसी संप्रभुता जिसमें हम अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो, हम पर किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए वो उदाहरण देते थे कनाडा का। ब्रिटिश सत्ता और कनाडा की जो सत्ता है उसमें इसी प्रकार संबंधों को स्थापित किया गया था कि जो बाह्य मसले थे, बाह्य मुद्दे थे, वहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण था, या वहाँ पर जो बाहरी सत्ता यानी ब्रिटिश थे उनके झंडे के नीचे या उनके नियंत्रण के अंतर्गत कनाडा की सरकार अपना काम कर रही थी। यानी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन स्वशासन उनको प्राप्त था। ऐसी ही कुछ मांग मिस्टर गोखले भी भारतीय परिस्थितियों में भारतीयों के लिए कर रहे हैं। गोखले के अनुसार स्वशासन या संप्रभुता क्या थी, अपनी गतिविधियों को संचालित करने और निर्धारित करने की क्षमता भारतीय जनता में होना। अपनी गतिविधियों यानी जो भी हम करें उन्हें निर्धारित भी हम करें, क्या क्या करेंगे, और निर्धारित करने के बाद संचालित भी हम करेंगे। संचालित करने की क्षमता भारतीयों में निहित हो।
ठीक है, यही उनका स्वशासन था। उनके अनुसार यही क्या है, स्वशासन। यही उनकी स्वतंत्रता और समानता का मूल तत्व है, या स्वराज्य का मूल तत्व है। देखें आप इसको, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। स्वशासन हमने तिलक में भी पढ़ा था, स्वशासन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ और वहाँ में इतना ही फर्क है कि वहाँ वो प्रारंभ में ब्रिटिश सत्ता को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो भी इसी तरह के विचारों से प्रभावित रहे कि भारतीयों को इसी प्रकार सत्ता मिलनी चाहिए। आगे चलें, जो चौथा है राष्ट्रवाद, जो इम्पोर्टेंट भी है। राष्ट्रवाद संबंधी तिलक के जो विचार हैं उनके अगेंस्ट मिस्टर गोखले के विचार माने जाते हैं, ठीक है, या गोखले के विचारों के अगेंस्ट मिस्टर तिलक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। दोनों में कभी भी साम्यता नहीं रही, ये अभी नहीं, प्रारंभ से यही बात थी। राष्ट्रवाद, ठीक है। अब हम देखें कि जो गोखले का जो राष्ट्रवाद है वो कहीं से भी संकीर्णता पर आधारित नहीं है, और वो राष्ट्रवादी भी है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करने के कारण गोखले का राष्ट्रवाद प्रभावित हो सकता है या हो गया है, ऐसा नहीं है। गोखले राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनका माध्यम या उनका तरीका या उनका जो सोच है या उनके जो कार्य करने की प्रणाली है वो अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सब तिलक के अनुसार या अरविंदो घोष के अनुसार उनका अलग है, गांधी के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के, सुभाष चंद्र बोस या जितने भी हैं, भगत सिंह के, सबका एक ही प्रकार से राष्ट्रवाद को प्रभावित करने का नज़रिया हो, प्रदर्शित करने का नज़रिया हो, आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो उनका जो नज़रिया था वो भारत और ब्रिटिश सरकार के द्वारा संबंधों को स्थापित करने, गरिमापूर्ण संबंधों को स्थापित करने पर था। देखें हम, ऐसा उनका राष्ट्रवाद है। देखें, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करने से उनका राष्ट्रवाद प्रभावित हो जाता है। आगे देखें, राष्ट्रवाद के विषय में अन्य राजनेताओं से, अन्य का मतलब उग्रवादियों से, अलग दृष्टिकोण या सोच रखते थे, पहली बात। अब कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं, तब कहते हैं कि वो एक क्या कहते हैं कि याचक के रूप में ब्रिटिश सत्ता का अनुसरण करते थे या उनके नियमों का पालन करते थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। वहीं पर ये कह रहे हैं कि गोखले कहीं भी कभी भी भारतीयों को शासित और ब्रिटिश सत्ता को शासक वर्ग के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जिस तरह आज अगर हम प्रधानमंत्री को शासक कह सकते हैं क्या, नियम कानून तो उन्हीं के चल रहे हैं, गोखले अगर होते तो वो ये कहते, लेकिन क्या भारतीय जनता शासित और भारत के प्रधानमंत्री शासक की भूमिका में हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उसी समय उनका भी मानना था कि न तो भारतीय शासित हैं, न ब्रिटिश सरकार हम पर किसी प्रकार का कोई शासन कर रही है। वो ब्रिटिश सत्ता को शासक मानने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं।
जबकि वे, क्योंकि उनका मानना है कि जो भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है वो गरिमापूर्ण और समानता पर आधारित है। और ऐसे गरिमापूर्ण संबंधों को आप किसी भी प्रकार से शासक या याचक या दाता के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। उनका मानना था कि भारतीयों के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं व्यवहार यथार्थवाद पर आधारित है, यानी एक सर्वशक्तिमान जो सत्ता है वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है भारत के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतीयों में जो कमियां रह रही हैं या भारतीयों में जो प्रशासनिक स्तर पर जो असक्षमता है उस असक्षमता को दूर करने के लिए जो कठोर कदम उठाए जाने चाहिए या जो कठोर परिवर्तन किए जाने चाहिए वे परिवर्तन यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो वो कहीं भी गलत नहीं है। वो यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता के कार्यक्रमों का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले बात की थी गोखले के यथार्थवाद के अनुसार, गोखले का जो यथार्थवाद है उसके अनुसार कि भारतीय जो चाहते हैं भारतीयों की आकांक्षा की पूर्ति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही की जा सकती है। साथ प्रयोग कर रहा हूं मैं, अधीन नहीं। आप समझ गए कि मतलब वो भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र नहीं कराना चाहते हैं, यानी भारतीयों का जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो विकास है राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जो विकास है वो ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर करता है। यानी उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश सत्ता के साथ जोड़ने का कार्य अपने विचारों के माध्यम से करना और विचारों के माध्यम से किया है। ठीक है, अब जो तिलक का राष्ट्रवाद था वो पुरानी हमारी परंपराओं पर आधारित था, हमारे विचारधाराओं पर आधारित था, हिंदू पद्धति को या भारत की जो संस्कृति है उसको स्थापित करने से जुड़ा हुआ था। यानी वो कहते थे कि हम भारतीय जो हैं वो पहले भी सक्षम थे और आज भी सक्षम हैं, हमें ब्रिटिश सत्ता के किसी प्रकार के समर्थन या सहयोग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि भारतीयों में कहीं कोई कमी आ गई हो या भारतीयों के दृष्टिकोण में कमी आ गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि गोखले ऐसा मानते हैं, बिल्कुल यही मानते हैं। पहली बात तो गोखले ने कहा कि वे जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति जो संबंध रखते हैं वो भक्ति भाव पर आधारित नहीं है, यानी भक्ति नहीं करें जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते हैं वैसे, यानी हर गलत चीज का समर्थन नहीं करेंगे, वो कहने का मतलब। आत्मसम्मान पर आधारित है, मैंने पहले कहा साथ यानी समानता पर आधारित है, यानी वो कहीं भी भारत की गरिमा या भारत का मस्तिष्क नीचे झुकाने का काम नहीं करेंगे, भारत का सर कहीं झुकने नहीं देंगे। यानी वो जहां भी कभी कोई कमी देखते थे ब्रिटिश सत्ता में, वो ब्रिटिश सरकार की कमियों को संवैधानिक माध्यम से सामने लाने का प्रयास करते थे। अगर वो सही में भक्ति भाव पर आधारित होते तो ब्रिटिश सत्ता में उन्हें कोई कमी दिखाई नहीं देती, तो ब्रिटिश सरकार की कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। संवैधानिक माध्यम से या तरीकों से।
यानी यहाँ पर वो थोड़े से तिलक से अलग हो जाता है। विरोध करने का अपना एक तरीका था उनका, वो था संवैधानिक तरीकों से, ठीक है। वो हमेशा इंग्लैंड की यात्रा करते थे, वहाँ जाकर अपने समर्थन में लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते थे। वहाँ के जो व्यक्ति थे या जो उस सदस्य जो थे सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनके सामने रखते थे, वहाँ रखते थे अपने विचारों को, वहाँ कमियाँ उजागर करते थे और उन कमियों को दूर करने का तरीका ढूंढते थे। भक्ति वहाँ पर आधारित नहीं थी, आत्मसम्मान पर आधारित थी। ऐसा कहना है किसका? मिस्टर गोखले का। अब हमारे सामने एक प्रश्न और आता है कि गोखले जो हैं वो प्राचीन भारतीय परंपराओं के संदर्भ में क्या विचार रखते थे, या भारतीय परंपराओं का वो किस प्रकार से विश्लेषण करते थे, क्योंकि तिलक बड़े कट्टर थे इस मामले में। वो न तो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते थे और न अंग्रेजी संस्कृति का। तो राष्ट्रवाद देख रहे हैं तो हम अपनी परंपराओं पर भी तिलक के विचार जान ले तो अच्छा रहेगा। गोखले भारत की प्राचीन गौरवपूर्ण जो व्यवस्था थी, संस्कृति थी, उसका सम्मान करते थे। जैसा तिलक भी करते थे। अब देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, तिलक और गोखले में परिवर्तन इतना ही आ रहा है कि गोखले सिर्फ इन परंपराओं के भरोसे बैठने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय मानते थे, या मान लीजिए ये प्रचार किया जा रहा था कि भारत को जो गुलामी करनी पड़ रही है वो इसलिए करनी पड़ी कि भारत ने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। अब ये तरीका या ये जो कारण दिया जा रहा है ये कहीं से भी सही नहीं है, यानी क्योंकि गोखले को ये डर है कि अगर इसी धारणा का विकसित किया जाएगा बार बार तो भारतीय अपने उस परंपरावादी दृष्टिकोण में पुनः चले जाएंगे और वो आधुनिकता या परिवर्तनों के अनुसार खुद को बदल नहीं पाएंगे। वो अगर कोई समस्या, कुछ भी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी तो वो उसका समाधान इतिहास में ढूंढने का प्रयास करेंगे या उन तौर तरीकों पर ही वो निर्भर हो जाएंगे। समर्थन करते हैं, उनको स्थापित भी करना चाहते हैं कई कई मामलों में, लेकिन पूरी तरह से इन पर निर्भर होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वापस एक बार पुरानी परंपराओं के प्रति आस्था जाग जाएगी या उन पुरानी परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास सफल हो जाएगा तो भारत फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या आधुनिक समय में कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा। यानी समर्थन करते हैं लेकिन इसका इतना कट्टर समर्थन नहीं करते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के सभी विचारों को एक साथ हटा दिया जाए। पालन न करने और ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण स्थापित होने में संबंध नहीं मानते थे। यानी ये ऐसा नहीं है, यानी ये परंपराएं बेशक गौरवपूर्ण थी लेकिन इनका पालन न करना ब्रिटिश सत्ता के भारत में स्थापित होने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। यानी हम इतने परंपरावादी नहीं होने चाहिए, हमें आधुनिक समय के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। दूसरी बात, भावुक समर्थन का राष्ट्रवाद को ये भावनाओं के रूप में नहीं लेते। अभी हमारे यहाँ सरकारें कहती हैं कि जब भी मोदी सरकार सफल होती है या कोई भी सरकार तो वो किस मुद्दे को उठा लेती है, इस मुद्दे को, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो इसी को हम किसका नाम दे देते हैं, भावुक समर्पण, अगर ये सत्य है
तो गोखले जो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रवाद को किसी भी प्रकार से भावुक समर्पण के रूप में नहीं लेता हूँ। मेरा राष्ट्रवाद भारत को सक्षम बनाने पर आधारित है, न कि राष्ट्रवाद को लेकर किसी प्रकार के कोई राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना या ब्रिटिश सत्ता की आलोचना करना मात्र ही मेरा राष्ट्रवाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भारत अन्य राष्ट्रों की तरह सर्वांगीण विकास करे। और आपको पता है कि उस समय ये सर्वांगीण विकास में वो ब्रिटिश सत्ता की मदद लेने में भी ब्रिटिश सत्ता की जो मदद है उसको क्या मानते हैं, वो आवश्यक है, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रवाद को ब्रिटिश सत्ता के साथ जोड़ दिया और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता संपूर्ण विश्व भर में जो व्यवस्था संचालित कर रही थी उस व्यवस्था के अनुसार ही भारतीय शासन या प्रशासनिक व्यवस्था को ढाल रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो गोखले हैं उनके राजनीतिक विचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विचार थे उन विचारों को हमने देखने का प्रयास किया। ये विचार है राष्ट्रवाद से संबंध में। ठीक है, ये 4 जो मुख्य बिंदु हैं, इन 4 मुख्य बिंदुओं के अतिरिक्त और भी बिंदु हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो जो ब्रिटिश सत्ता की जो नौकरशाही है, सांप्रदायिक सद्भाव, तिलक की तरह गोखले भी सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते थे। सांप्रदायिक सद्भाव वो मानते थे कि भारत और हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र नहीं हैं, ये 2 अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं जो भारत में एक साथ निवास कर रही हैं और कर सकती हैं। उन्होंने देखें आप, शिवाजी और जो गणेश उत्सव प्रारंभ हुए थे उनका विरोध भी किया था या उसको समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे क्या होगा, इससे हिंदू मुसलमानों के बीच में मुद्दे खड़े होंगे। एक मुस्लिम लीग और हिंदू लीग का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक कारण ये आ गया है कि ये जो मुद्दे हैं ये राष्ट्रवाद को तो पीछे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिवाद को बढ़ावा देंगे। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इन उद्देश्यों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं और भारतीयों के द्वारा एक आदर्श भारत की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए हमें सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना चाहिए। भारत एक बहुल समुदायवादी राष्ट्र है। मैंने पहले ही कहा बहुल समुदायवादी राष्ट्र मानते थे। भारत को एक बहुल समुदायवादी राष्ट्र मानते थे और आज भी भारत, वर्तमान में भी ऐसा ही भारत है। आज भी भारत धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष भारत कहलाता है। तो ये जो पंथनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता है, ये भारत में आज से ही नहीं, सदियों से भारत ऐसा ही रहा है। कभी जैन
धर्म को सपोर्ट देने वाले शासक आए तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाकी धर्मों को समाप्त करने का प्रयास किया। कभी बौद्ध धर्म को समर्थन देने वाले शासक आए तो उन्होंने अन्य धर्मों का भी बराबर महत्व रखा। कभी ब्राह्मण संस्कृति या ब्राह्मण धर्म को समर्थन, ब्राह्मण पद्धति को समर्थन देने वाले लोग आए, शासक आए, तो उन्होंने अन्य पद्धतियों, अन्य धर्मों का भी बराबर महत्व बनाए रखा। तो इस तरह की हमारी संस्कृति है, ऐसा मानकर उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय हैं और उन दोनों संप्रदायों को भारत की समृद्धि में योगदान देते हुए अपना अपना कार्य करना चाहिए। आगे देखें, व्यक्ति के अधिकारों के प्रति उनकी क्या सोच थी। तो ये ध्यान रखें, ये भी सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं और मिस्टर तिलक भी सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते थे। ये समानताएं हैं। गोखले व्यक्ति के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनके साथ साथ स्वतंत्रता और जो उनके अन्य जो अधिकार हैं उन अधिकारों का समर्थन करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीक्रेसी या सीक्रेट बिल लाकर ऑफिशियली सीक्रेट बिल लाया गया था और उस ऑफिशियली सीक्रेट बिल के आधार पर इस ऑफिशियल सीक्रेट बिल का मेन उद्देश्य कुछ भी नहीं था। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों के द्वारा किसी भी प्रकार से या भारतीयों में किसी भी प्रकार से ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो जिनके कारण वहाँ लोगों में क्रांति उत्पन्न हो जाए या वे लोग ब्रिटिश सत्ता के प्रति कोई आंदोलन या ब्रिटिश सत्ता की कमजोरियों को जानने का प्रयास कर सके। इसके अंतर्गत ये जो बिल लाया गया था, इस बिल में कहा गया कि किसी भी प्रकार की सूचना बिना ब्रिटिश सरकार की सहमति के प्रकाशित या प्रचारित नहीं की जा सकेगी। ये महारानी के आदेश से या महारानी के माध्यम से इस प्रकार के कानून को पारित किया गया। अब गोखले जो थे व्यक्ति की स्वतंत्रता के बड़े समर्थक रहे हैं। ब्रिटिश सत्ता में व्यक्ति की गरिमा में उनका बहुत विश्वास था, आस्था थी और वे मानते थे कि ब्रिटिश सत्ता भी ऐसी गरिमा या ऐसे अधिकारों में विश्वास रखती है। तो उन्होंने इस बिल का विरोध किया और इसके साथ साथ जो प्रेस थी उस प्रेस की स्वतंत्रता को भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। तो गोखले ने इस बिल का भी विरोध किया। ठीक है, प्रेस पर जो पाबंदियां लगाई जा रही थी या प्रेस की स्वतंत्रता को जो कम किया जा रहा था, उन प्रतिबंधों का भी क्या किया गया, विरोध किया गया। ये दो उस समय ऐसे शस्त्र थे या ये उस समय एक ऐसा शस्त्र था जिसके माध्यम से किसी भी सरकार की आलोचना करना या किसी भी सरकार की गतिविधियों को बाहर निकाल कर लाना एक अच्छा माध्यम हो सकता था। ठीक है, तो इन सब उद्देश्यों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो गोखले हैं उन गोखले के द्वारा ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सत्ता का समर्थन ही किया गया, वहाँ पर उनके द्वारा ब्रिटिश सत्ता का विरोध भी कई बार कई तरीकों से किया गया है। आगे देखें, क्रमिक सुधारों में विश्वास। क्रमिक सुधारों में विश्वास, ये सब कांग्रेस के सिद्धांत हैं जिनकी नींव कहीं ना कहीं मिस्टर गोखले के द्वारा रखी जा रही है या उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस को देखें आप, मैं उस दूरस्थ दृश्य को नहीं देखना चाहता, मैं उस दूरस्थ दृश्य को नहीं देखना चाहता, मेरे लिए एक कदम पर्याप्त है।
इस ये और किसी अंग्रेजी कविता की पंक्ति है जिसको कई बार उल्लेख गोखले के द्वारा किया गया है। मेरे लिए एक कदम पर्याप्त है। अब इसका सेंटेंस का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वो कोई लंबी छलांग या किसी तरह की बहुत बड़े ख्वाब लेकर नहीं चल रहे हैं। वो एक तो वास्तविकता में बिलीव करते हैं कि मैं अगला कदम क्या उठाने वाला हूँ, या मैं अपने आप को शुरुआत परिवर्तन की कहाँ से कर सकता हूँ, या कितना मैं अपने आप को परिवर्तित कर सकता हूँ, यहाँ से करना चाहता हूँ। करना क्या है, पाना क्या है, ये तो बहुत दूर की बात है। लक्ष्य है, यानी वो उस रास्ते पर एक एक कदम बढ़ाने पर ध्यान कर रहे हैं, मंजिल की तरफ देखने की ओर नहीं कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने सिद्धांतों में कहा। उन्होंने कहा कि जो सुधार हैं वो क्रमिक सुधार होने चाहिए, क्रम से आने चाहिए, धीरे धीरे आने चाहिए। जिस तरह व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसके बाद फिर वो युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो साधन है या जो क्रमिक सुधारों के प्रति जो आस्था है, उस आस्था के प्रति मुझे विश्वास है। और मैं उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता मतलब नियंत्रण, स्वशासन अगर हम कह दें, और व्यक्ति की वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करूंगा। समर्थन करता हूं। और ये समर्थन किस पर आधारित है, या ये प्रयास कैसे हैं, धीरे धीरे प्रतिनिधित्व प्राप्त करें, जहां भी मौका मिले शिक्षा में परिवर्तन करें, शिक्षा के माध्यम से, आर्थिक सुधारों के माध्यम से, मतलब जितना मिल रहा है या जिस तरह का मिल रहा है उसको स्वीकार करें और उसके आधार पर आगे के लिए काम करें। एकदम से आप स्वतंत्रता की मांग करेंगे तो शायद ये आपको प्राप्त भी नहीं होगी और जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे हम जिन लक्ष्यों का निर्धारण कर रहे हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके लिए वो कह रहे हैं कि अब शिक्षा क्यों, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा, लोगों में जागृति आएगी, लोगों को पता लगेगा कि हिंसा या अन्य गैर संवैधानिक या गैर कानूनी तरीकों के अलावा कुछ संवैधानिक माध्यम या तरीके भी हैं जिनसे हम परिवर्तन या ला सकते हैं या अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गोखले कह रहे हैं। क्रमिक सुधारों में उनका विश्वास है, बहुत बड़ी आस्था है, बहुत ज़्यादा आस्था है। वो आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब एकदम से पूरी सत्ता को बदलने का प्रयास गोखले के द्वारा नहीं किया जा रहा, न इस तरह की कोई मांग उठाई जा रही है। उनका ये मानना है कि धीरे धीरे लेकिन स्थायी, ऐसे नहीं एक बार में आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए या बहुत ज़्यादा आपने परिवर्तन की मांग कर दी और परिवर्तन प्राप्त भी करें और अगले दिन वापस आप पहले वाली स्थिति से भी डाउन चले गए, ऐसा नहीं कह रहे। वो ऐसा कह रहे हैं कि एक एक कदम उठाइए लेकिन ठोस कदम उठाया जाए। आप में वो व्यक्तित्व में या आपकी प्रशासनिक अनुभव इतने समृद्ध होने चाहिए कि आगे वो आपके सहायक के रूप में काम कर सके। ऐसा मिस्टर गोखले की अपेक्षा रही है ब्रिटिश सत्ता से भी और ब्रिटिश सत्ता के माध्यम से परिवर्तनों को लाने में भी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वदेशी के प्रति उनका क्या विचार रहा। स्वदेशी के संदर्भ में
देखिए जो गोखले हैं वो भी स्वदेशी का समर्थन करते हैं। उनके लेकिन उनके और तिलक के जो स्वदेशी के संबंधी जो विचार हैं, उन विचारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन इस बात को लेकर आया हुआ है कि जो स्वदेशी है उसका गोखले ने उसे एक शस्त्र या अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि गोखले समर्थक थे किसके? स्वदेशी के। परंतु वे तिलक की भांति इसे एक अस्त्र नहीं मानते थे। पहली बात, तो पहला अंतर, वो इसे केवल एक राष्ट्रीय जनजागृति का माध्यम मानते थे। जन जागृति का क्या मानते थे? माध्यम मानते थे। किसी भी तरह से सरकार पर कोई दबाव डालने या सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो स्वदेशी का प्रयोग उचित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्वदेशी आपके सिद्धांतों, आपके विचारों को बढ़ावा देने या जन जागृति का माध्यम होनी चाहिए, ना कि किसी और पर दबाव डालने के लिए। उन्होंने इसके लिए 4 सूत्र दिए या 4 सिद्धांत थे उनके। स्वदेशी के अंतर्गत जो सूत्र थे 4, भारत की आर्थिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाए। पहली बात, आर्थिक दशाओं का ज्ञान अर्जित किया जाए। ठीक है, एक। दूसरा ये कहते थे कि भारतीय उद्योगपतियों को इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। तकनीकी सहायता प्रदान किया जाना, वही चाहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हम तिलक की जो थी वो तो ये थी कि हमारे पास सामान उपस्थित ही नहीं हो, यानी ज़बरदस्ती अगर हमें चीन का सामान चाहिए, एक तो वो तरीका होता है कि चीन का सामान मार्केट में उपस्थित हो और आप चीन के सामान को नहीं लेकर भारत में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करें। एक दूसरा तरीका ये है कि आप स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन विदेशी वस्तुओं को भारत में आने ही नहीं दे रहे। वो जो कंपटीशन, जो विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं एक उपभोक्ता को, वो विकल्प आप क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा कि आपकी जो तकनीक है वो जैसी है वैसी स्वीकार करनी पड़ेगी भारतीयों को। दूसरी बात ये होगी कि आपका तकनीकी विकास नहीं होगा। जिसका समर्थन नहीं करते वो कह रहे हैं कि इस स्वदेशी के माध्यम से क्या होना चाहिए? भारतीयों को तकनीकी औद्योगिक व वैज्ञानिक पद्धतियों का लाभ या ज्ञान मिलना चाहिए। या उनके इस क्षेत्र में क्या हो? ज्ञान बढ़े। तकनीक, औद्योग और वैज्ञानिकता के बारे में उनका ज्ञान क्या हो? बढ़े। ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए, यानी भारत की तकनीक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता में क्या हो? वृद्धि हो। ऐसा इसका समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भारत में उत्पादित माल को भारतीयों के द्वारा खरीदा जाना चाहिए। ये अगला चरण जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अगर आपके सामान में क्वालिटी नहीं होगी या क्वांटिटी या जो प्राइस है वो किसी तरह से अफोर्डेबल नहीं होगी तो भारत क्या विदेशी भी इस प्रकार की वस्तु को नहीं लेंगे। और अगर आपकी वस्तु ही इतनी उपयोगी है, अफोर्डेबल प्राइजेस हैं, तो भारत के साथ साथ विदेशियों के द्वारा भी आपकी वस्तु का प्रयोग किया जाए। ठीक है, भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए।
ठीक है, ये मांग कर रहे हैं, उनका ये है। जबकि गोखले ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना, सिर्फ भारतीय वस्तुओं का ही प्रयोग करना स्वदेशी के अंतर्गत रखने का प्रयास किया था। यानी ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध का समर्थन नहीं किया गया मिस्टर गोखले के द्वारा। गोखले के स्वदेशी को लेकर विचार स्पष्ट हुए। अब आगे चलते हैं हम। एक और विचार है जिसके लिए इनको जाना जाता है या जिसके का योगदान महत्वपूर्ण है, साधनों की पवित्रता और राजनीति का आध्यात्मिकरण। ठीक है, तो आप देखें कि राजनीति जो है एक किसी के लिए सेवा का माध्यम है और किसी के लिए अपने लक्ष्यों को या अपने उद्देश्यों को या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने का एक माध्यम है। तो गोखले और जो तिलक हैं उनकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम गोखले और महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। आप देखें देखिए, सबसे पहली बात तो राजनीतिक गुरु थे, तो कहीं कहीं गांधी में के कार्यों में गोपाल कृष्ण गोखले की झलक स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। वो कौन कौन से हैं? एक तो गोखले के संवैधानिक साधन के प्रति जो आस्था थी प्रारंभ से, ठीक है, वो। दूसरी बात, व्यक्ति के मजबूत होने के पीछे जो धारणा है
व्यक्ति को क्या होना चाहिए? व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से। कहने का मतलब है कि गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु होने का कारण क्या रहा कि उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकीकरण किया, उसे पूर्णतः व्यक्तिगत स्वार्थों से हटकर समाज की सेवा में कार्य करने के लिए ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने का माध्यम माना जो कि राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करें। राष्ट्र की जो कमजोरियां हैं या जो पतन के कारण हो रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, उन पतन के कारणों को दूर करने का कार्य जो है वो निम्न स्तर से प्रारंभ करें, और जब वो उच्च स्तर पर भी या किसी पद पर वो विराजित हों, बैठें, तब भी उनमें उस पद या उस व्यवस्था के प्रति किसी तरह का कोई लगाव उपस्थित न हो। आध्यात्मिकीकरण करने का मतलब था कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण इस तरह से किया जाए या व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया जाए कि वो कभी भी किसी भी प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं या उनके दुर्गुण जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ सकते हैं, उनसे सर्वथा क्या रहे? दूर रहे। आध्यात्मिकीकरण करने का मतलब हो गया कि आप किसी भी प्रकार, एक तो किसी प्रकार के मोह में नहीं रहेंगे, और दूसरा कारण क्या था कि जो व्यक्ति है वो जिस व्यवस्था में रहता है, उस व्यवस्था में रहते हुए उसमें कई प्रकार के विकार आते हैं, जैसे लालच आ जाना, पद का मोह हो जाना, नाम यानी प्रशंसा या प्रसिद्धि के प्रति वो आकर्षित होने लगता है, और उसके कारण वो कुछ ऐसे कृत्य करता है जो कि काम उसे नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें, किसके हिसाब से? भारत सेवक संघ के माध्यम से, जिसकी चर्चा हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, जहां पर हम भारत सेवक संघ और वेलबी आयोग, हब हाउस आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। एक समय आचरण के संबंध में भी इनकी जानकारी है या ये उस विषय से जुड़े रहे हैं। यानी आप व्यक्तिगत स्वार्थों या हितों से दूर रहेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करने का। अध्यात्म आप जानते हैं धार्मिकता से थोड़ा सा अलग होना। धार्मिकता में तो कई तरह के क्रियाकलाप एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं जिनका व्यक्ति के विकास से इतना संबंध नहीं होता। आध्यात्मिकरण का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर, अगर मैं कह दूं धर्म के हिसाब से, तो पंडित जी के अपना वेशभूषा, अपने क्रियाकलाप होते हैं, हिंदू पद्धति के अपने क्रियाकलाप होते हैं, मुस्लिम पद्धति के अपने क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक पद्धति की अगर बात करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं जो मुस्लिम्स में अगर हम बात करते हैं, तो हिंदुओं में तो देखें तो जो नागा पद्धति के व्यक्ति हैं वो कभी कभी युद्ध भी करते हैं, प्रशासन भी संभालते हैं, और एक दिन सब मोह माया छोड़कर चल भी निकलते हैं। ऐसे ही जो सूफी संप्रदाय के व्यक्ति हैं, सूफी व्यक्तियों को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण माना जाता है। ऐसे ही कुछ बंदे या ऐसे ही कुछ संरचना या विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं मिस्टर गोखले भी, यानी विषयों से पूर्णतः मुक्त रहें, उनमें निर्लिप्त भाव से कार्य करने की क्षमता डेवलप हो, यानी अपनी तरफ से किसी भी कर्तव्य को कर्तव्य समझकर वो कार्य करें, किसी भी अधिकार को अधिकार के रूप में प्रयोग करें, न कि उसके प्रति किसी तरह का कोई भेदभाव या उसकी किसी अधिकार के प्रति इतनी महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षा विकसित नहीं हो जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब आध्यात्मिकरण अपने आप में एक परा भौतिक अनुभव के आधार पर कार्य करने वाला तत्व है। इसमें व्यक्ति अपने लिए कार्य न कर समाज के लिए कार्य करता है, श्रेष्ठ चारित्रिक योग्यताओं को ग्रहण करके उसके माध्यम से। दूसरा मैंने आपको बताया साधनों की पवित्रता, साध्य और साधन दोनों का पवित्र होना जरूरी है मिस्टर गोखले की तुलना में। यानी जो आप लक्ष्य रखते हैं वो भी, अगर आप पास हो रहे हैं या कोई अच्छी सफलता शिक्षा में पाई है,
तो वहाँ पर आपको अपने क्षमताओं के आधार पर वो सफलता प्राप्त करनी चाहिए, न कि किसी अन्य माध्यम से। ऐसा मिस्टर गोखले मानते हैं, क्योंकि अगर साधन पवित्र नहीं होंगे तो साध्य भी अपवित्र हो जाएगा, या किसी अपवित्र साधन से आपने सफलता प्राप्त की है तो आपकी सफलता का वो प्रभाव नहीं होगा, या कहीं ना कहीं वो साधनों की अपवित्रता आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है, या आपके अंदर वो चारित्रिक विकास जो होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा मिस्टर गोखले मानते हैं। तो हमारे जो कार्य हैं या हमारे जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को देखते हुए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि पवित्रता या आध्यात्मिकता क्या होती है, यानी नैतिक नियमों के आधार पर अपने व्यवहार या विचारों को परिवर्तित करना, या अपने विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना। ठीक है, एक और आ जाता है संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले का क्या विचार था, या उन्होंने संवैधानिक साधनों को किस प्रकार से विकसित करने का प्रयास किया है। आगे चले। देखें संवैधानिक साधनों का विकास, 10-11 बिंदु हैं इसके, वो हमने कर लिया है। स्वदेशी का जो हमने किया था वो तिलक में भी था, इसलिए उसको भी ध्यान रखें। बहिष्कार का भी समर्थन नहीं करते मिस्टर गोखले, क्योंकि ये सारे दबाव के जो भी साधन हैं उन साधनों का तिलक के द्वारा कभी भी समर्थन नहीं किया गया। तो फिर कौन से साधन, तो वो बता रहे हैं हम, संवैधानिक साधन। चलिए देखते हैं। 10वां जो बिंदु है वो है संवैधानिक साधनों का विकास, या संवैधानिक साधनों के प्रति उनके विचार। संवैधानिक का मतलब आप समझिए कानूनी, एक तरह से कानूनी साधनों की बात की जा रही है, किसके द्वारा, गोखले के द्वारा। और गोखले कहीं से भी संवैधानिक सुधारों का विरोध नहीं करते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि भारतीय परिस्थितियों में संवैधानिक सुधार एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम चाहे आरक्षण की बात कर लें, चाहे वर्तमान में EWS आरक्षण की बात कर लें, चाहे किसी अन्य माध्यम की बात कर लें, चाहे जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था की गई है, धारा 370 को हटाया गया है, उसकी बात कर लें, या किसी भी अन्य माध्यम की बात कर लें, तो जितना प्रभावी हमारे यहाँ कानून बनाकर कार्य किया जा सकता है, संविधान में परिवर्तन कर किया जा सकता है, उतना शायद किसी अन्य माध्यम से प्रभावी नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये व्यवस्था गोपाल कृष्ण गोखले के समय से ही विकसित हुई है, या उनका भी बहुत दृढ़ विश्वास है इन साधनों में। देखें, गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। अतः उनके राष्ट्रीय आंदोलन के जो साधन थे,
तो आप देख सकते हैं कि हमें उस व्यक्ति को, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो व्यक्ति उदारवादी है। उदारवादी व्यक्ति किसी भी तरह की अनैतिक क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं करेगा। इसका मतलब गोखले हिंसक या गैर कानूनी या गैर संवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। उपयोगी नहीं मानते थे। ठीक है, यानी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो यही है, किसी व्यक्ति की जो विचारधारा है वो विचारधारा उसके विचारों से, उसके कृत्यों से स्पष्ट होती है, और उसका स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से कर पा रहे हैं। एक सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, उस सेंटेंस के आधार पर हम विरोधियों को हराना नहीं, जीतना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम? उन्हें जीतना। हराने में नहीं, जीतने में विश्वास रखते हैं। यानी परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो वो स्थायी तौर पर होता है। अब जब आप किसी को अच्छाई से जीतते हैं तो वहाँ जय पराजय की बात नहीं आती है। समर्थन या जो शांति है, जो संबंध है, वो स्थायी तौर पर काम करते हैं। और अगर आप किसी को बल से हराते हैं तो जब आप निर्बल होंगे या वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा तो वो आपको हरा देगा। वहाँ पर वो शांति जो है वो स्थायी तौर पर लागू नहीं की जा सकती। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो चारों पांचों बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका ही आगे उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आज हमने मिस्टर गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है आपको इन विचारों से को जानने में, को देखकर गोखले को जानने में सहायता मिली होगी कि आप समझ सकेंगे कि गोखले किस तरह के व्यक्तित्व थे, या भारत में जो संविधान विकसित हुआ है उस संविधान में विकसित होने में भारतीयों के अलावा किन किन व्यक्तियों ने अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है, जो थे ही नहीं लेकिन फिर भी उनकी सोच, उनकी जो समझ रही है, कानूनों के प्रति जो आस्था रही है, या इस प्रक्रिया के प्रति संविधान बनाकर भारत के प्रशासन को चलाने की जो व्यवस्था स्थापित की गई है, उस व्यवस्था में उनका कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय जनमानस में कानूनों के प्रति या विधि के प्रति या एक संविधान के प्रति आस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया मिस्टर गोखले के द्वारा, और उन्होंने भारतीय जनमानस को हिंसक माध्यमों के बजाय अहिंसक या शांतिपूर्ण तरीकों से अपना विरोध प्रकट करने का एक मंच या एक अवसर उपलब्ध करवाया। हम उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के आधार पर कह सकते हैं कि वो वर्तमान समय में भी उतने ही कारगर होते जितने वो ब्रिटिश सत्ता के समय रहकर उन्होंने काम किया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे इनके मूल्यांकन की, इनके योगदान की एक वीडियो में, और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप इस टॉपिक को और डेवलप करें, तब तक के लिए तैयारी करें, वक्त को बेकार न करें, और थोड़ा बहुत अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो हैं उनको रिवाइज भी करते रहें। ऐसा ना हो कि हम इकट्ठे करते जाएं, आप भी उनको इकट्ठे करते जाएं, और पढ़ने के साथ नोट्स लिखते रहें और अच्छे से करें। और कोई कीवर्ड आपको जिस तरीके से याद हो सकता है, कोई विषय, उस विषय को पकड़ के रखें। और एक केंद्रीय जो या ब्रिटिश जो नौकरशाही थी उसका भी विरोध इनके द्वारा किया गया, क्योंकि वो अपने संपूर्ण संसाधनों का या भारतीय संसाधनों का प्रयोग ब्रिटिश सत्ता के हित के लिए तो कर रहे थे, लेकिन भारतीयों के लिए वो उस प्रकार से या उतने प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे थे। तो कहीं भी वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, मात्र ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करना इनका उद्देश्य नहीं था। ये ब्रिटिश सत्ता का विरोध भी करते थे, लेकिन संवैधानिक माध्यमों के द्वारा उनकी कमियों को उजागर भी करते थे, और लोगों को जनजागृत भी जनजागरण का काम भी उन्होंने संवैधानिक हदों में रहकर ही किया। इसलिए गोखले एक अत्यंत शांत, संवैधानिक और आर्थिक सुधारक के रूप में याद रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।